उसी गांव के किनारे मिट्टी से बने एक छोटे से घर में रहता था अर्जुन। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। अब वो अपने चाचा और चाची के साथ रहता था, लेकिन वो घर उसका कभी अपना नहीं था। हर सुबह सबसे पहले अर्जुन ही उठता। अर्जुन, जल्दी उठ, पहले आंगन साफ कर, फिर जंगल जाकर लकड़ी ले आ। जी चाची। अर्जुन बिना कुछ कहे अपना काम शुरू कर देता। लकड़ी काट कर लाता, उसे बराबर आकार में काटता, फिर अपने हाथों से छोटी छोटी कुर्सियां, स्टूल और मेज बनाता। गांव के लोग अक्सर उसके काम को देखकर रुक जाते। अरे वाह, ये कुर्सी तो बहुत बढ़िया बनाई है। इतना अच्छा काम करता है लड़का। लेकिन तारीफ करने वाले खरीदने के समय बदल जाते। 100 रुपए? अरे 50 में दे दे। अर्जुन कुछ पल कुर्सी की तरफ देखता, फिर मुस्कुरा देता। ठीक है काका, ले जाइए। शाम को जैसे ही वो घर लौटता, कितने पैसे मिले? 250 रुपए। चाची तुरंत पैसे छीन लेती। जा, पीछे रखी सूखी रोटी खा ले। अर्जुन बिना कुछ बोले रोटी उठाकर बाहर बैठ जाता। उसे आदत पड़ चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कल उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी मेहनत की असली कीमत पहचानने वाला था। अगली सुबह अर्जुन अपनी 5 नई लकड़ी की कुर्सियां लेकर गांव के बाजार पहुंचा। आज उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की थी। हर कुर्सी पर उसने हाथ से सुंदर नक्काशी बनाई थी। कई लोग आए, देखकर चले गए। दोपहर होने लगी। अर्जुन सामान समेटने ही वाला था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आकर रुके। सफेद कुर्ता, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने एक एक कुर्सी को ध्यान से देखा। बेटा, ये सब तुमने बनाया है? जी बाबा, अपने हाथों से। बुजुर्ग ने कुर्सी को पलट कर देखा। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन। मैं मोहन लाल हूँ, शहर में फर्नीचर की दुकान चलाता हूँ। अर्जुन हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। मोहन लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 5 कुर्सियां मुझे चाहिए। अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सारी? हाँ बेटा, सारी। उसने हिचकते हुए कहा। कुल 500 रुपए हुए बाबा। मोहन लाल जी ने जेब से पैसे निकाले और अर्जुन के हाथ में 1000 रुपए रख दिए। अर्जुन घबरा गया। बाबा, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी मेहनत की सही कीमत दी है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की इज्जत की थी। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि ये मुलाकात सिर्फ कुर्सियों की नहीं, उसकी पूरी किस्मत बदलने की शुरुआत थी। अगले हफ्ते अर्जुन फिर अपनी बनाई हुई नई कुर्सियां लेकर बाजार पहुंचा। कुछ ही देर बाद मोहन लाल जी भी वहां आ गए। उन्होंने नई कुर्सियां देखी और मुस्कुरा दिए। वाह बेटा, इस बार तो पहले से भी बेहतर बनाई हैं। मैंने आपकी बात याद रखी थी बाबा, इस बार और मेहनत की है। मोहन लाल जी ने तीनों कुर्सियां तुरंत खरीद लीं। अर्जुन, एक बात पूछूं? जी बाबा। क्या तुम हमेशा इसी गांव में रहना चाहते हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। चाहता तो नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें शहर ले चलूं तो? शहर? हाँ, मेरी फर्नीचर की दुकान है। मुझे एक मेहनती और ईमानदार लड़के की जरूरत है। तुम दुकान पर काम करोगे, नई नई कुर्सियां बनाओगे, रहने और खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन के चेहरे पर खुशी और डर दोनों दिखाई देने लगे। लेकिन चाचा चाची मानेंगे या नहीं? पहले उनसे बात करते हैं। अगर वे मान जाएं तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके लिए भी एक नया रास्ता खुल रहा है। उसी शाम मोहन लाल जी अर्जुन के घर पहुंचे। चाचा और चाची ने उन्हें देखते ही कुर्सी पर बैठाया। कहिए बाबूजी, कैसे आना हुआ? मैं अर्जुन को अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। दुकान पर काम करेगा, मेहनत सीखेगा और अच्छी कमाई भी होगी। चाचा और चाची एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल बाद चाचा बोले, ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन मुफ्त में नहीं। क्या मतलब? अर्जुन हमारे घर का लड़का है, हमने इसे पाला है। 50,000 रुपए दीजिए, फिर जहां चाहे ले जाइए। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। चाचा, मैं कोई सामान नहीं हूँ। चुप,
हमने तुझे बड़ा किया है, अब हमारी मर्जी चलेगी। इंसान की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती। तो फिर अर्जुन कहीं नहीं जाएगा। मोहनलाल जी बिना बहस किए उठ गए। जाते जाते उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। हिम्मत मत हारना बेटा, हर मुश्किल का एक रास्ता होता है। अर्जुन उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आ गया था, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब गरीबी से नहीं बल्कि अपने ही घर वालों से होने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह लकड़ी काट रहा था। तभी उसने घर के अंदर चाचा और चाची की बातें सुनी। सुनो जी, अर्जुन अब बड़ा हो गया है। हाँ, अब इससे और ज्यादा काम करवाना होगा। मेरे रिश्तेदार के गांव में एक पुरानी फर्नीचर की दुकान है। मालिक बूढ़ा है, मजदूर चाहिए। अर्जुन को वहीं भेज देंगे। और उसकी पूरी मजदूरी हम लेंगे, उसे बस खाना मिल जाएगा। अर्जुन ये सुनकर वहीं रुक गया। उसने धीरे से अंदर आकर पूछा, चाचा, आपने मुझसे पूछे बिना फैसला कर लिया? तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता। तेरी इच्छा कोई मायने नहीं रखती, जहां कहेंगे वहीं जाएगा। मैं अपनी मेहनत से काम करना चाहता हूं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुका था कि इस घर में उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। दोपहर में अर्जुन अकेला नदी किनारे बैठा था। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। बाबा, आप? क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सारी बात बता दी। कैसे चाचा उसकी कमाई ले लेते हैं, कैसे उसे जबरदस्ती दूसरे गांव भेजना चाहते हैं और कैसे उसकी बनाई कुर्सी तोड़ दी। मोहनलाल जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? जी। जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। लेकिन मैं करूं क्या? अगर एक दिन तुम्हें अपने सपनों और इस घर में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुनोगी? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अपनी मेहनत और अपना सपना चुनूंगा। मोहनलाल जी मुस्कुरा दिए। यही हिम्मत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अर्जुन के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे सचमुच ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह अर्जुन जंगल से लकड़ी लेकर घर पहुंचा। घर के अंदर कुछ अनजान लोग बैठे थे। अरे अर्जुन, इधर आ। अर्जुन चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। ये लोग दूसरे गांव से आए हैं। उनमें से एक आदमी अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। काम तो कर लेता है ना? दिन रात काम करता है, कभी मना नहीं करता। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेहमानों के जाने के बाद उसने पूछा, चाचा, ये लोग कौन थे? अगले हफ्ते से तू उनके साथ जाएगा। क्यों? वहीं काम करेगा। हर महीने तेरी पूरी मजदूरी हमें मिलेगी। लेकिन मैंने तो मना किया था। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मैं अपनी मेहनत की कमाई खुद कमाना चाहता हूं। बहुत बोलने लगा है। उसने पहली बार महसूस किया, अगर आज भी चुप रहा तो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही जीता रहेगा। उस शाम अर्जुन अपनी छोटी सी गठरी बांध रहा था। उसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, कुछ औजार और उसके माता पिता की एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर को देखकर बोला, माँ, बाबा, मुझे माफ करना। मैं भाग नहीं रहा, मैं अपनी जिंदगी बनाने जा रहा हूँ। इतने में बाहर से मोहनलाल जी आ गए। फैसला कर लिया? अर्जुन ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ बाबा, अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन सपने डर से बड़े हैं। दोनों चुपचाप गांव की पगडंडी पर चल पड़े। अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर अपना गांव देखा। वही खेत, वही पेड़, वही छोटा घर जहां उसने बचपन बिताया था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं रुके। उसे नहीं पता था कि शहर में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात तय थी, आज से उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अर्जुन और मोहनलाल जी कई घंटों की यात्रा के बाद शहर पहुंचे।
अर्जुन पहली बार इतना बड़ा शहर देख रहा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें, भीड़ और गाड़ियां थीं। बाबा, यहाँ तो सब कुछ कितना अलग है। शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे यही जगह अपना घर लगने लगती है। दोनों एक फर्नीचर की दुकान के सामने रुके। दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, मोहन फर्नीचर हाउस। अंदर तरह तरह की लकड़ी की कुर्सियां, मेज, अलमारी और पलंग रखे थे। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। आज से यही तुम्हारी कर्मभूमि है। तभी दुकान का पुराना कर्मचारी रमेश बाहर आया। नमस्ते मालिक। रमेश, ये अर्जुन है, आज से हमारे साथ काम करेगा। रमेश ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। इतना दुबला पतला लड़का फर्नीचर बनाएगा? हाथ देखकर इंसान का हुनर मत आंका करो। रमेश चुप हो गया। अर्जुन ने दुकान के अंदर कदम रखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अगली सुबह दुकान खुलते ही मोहनलाल जी अर्जुन को कार्यशाला में ले गए। उन्होंने एक अधूरी लकड़ी की कुर्सी अर्जुन के सामने रखी। इसे पूरा कर सकते हो? जी, कोशिश करूंगा। रमेश और दूसरे कारीगर दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। अभी पता चल जाएगा कितना बड़ा उस्ताद है। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपने औजार उठाए, धीरे धीरे लकड़ी को तराशा, जोड़ लगाए, किनारों को बराबर किया और अंत में हाथ से सुंदर नक्काशी बना दी। करीब 1 घंटे बाद उसने कुर्सी मोहनलाल जी के सामने रख दी। मोहनलाल जी ने ध्यान से कुर्सी देखी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कमाल कर दिया बेटा। दुकान के बाकी कर्मचारी भी हैरान रह गए। इतना साफ काम ये कैसे कर लिया? गांव में यही काम करके बड़ा हुआ हूं। उसी समय एक ग्राहक दुकान में आया। उसकी नजर सीधे अर्जुन की बनाई कुर्सी पर पड़ी। मुझे यही कुर्सी चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन दुकान में कोई ऐसा भी था जिसे अर्जुन की बढ़ती तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ग्राहक अर्जुन की बनाई कुर्सी खरीदकर खुशी खुशी चला गया। मोहनलाल जी भी बहुत खुश थे। अर्जुन, आज तुम्हारी वजह से ग्राहक बिना मोल भाव किए सामान खरीद कर गया। धन्यवाद बाबा, मैं बस अपना काम ठीक से करना चाहता हूं। पास खड़ा रमेश ये सब देख रहा था। उसे कई साल हो गए थे दुकान में काम करते हुए, लेकिन आज पहली बार किसी नए लड़के की इतनी तारीफ हो रही थी। दोपहर में सभी लोग खाना खाने बैठे। अर्जुन, तुम्हें तो आते ही मालिक का खास आदमी बना दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूं। सीख रहे हो या सबको पीछे छोड़ने आए हो? अर्जुन मुस्कुराकर चुप हो गया। शाम को दुकान बंद होने लगी। रमेश ने चुपके से अर्जुन के औजारों का डिब्बा दूसरी जगह रख दिया। अगली सुबह अर्जुन अपने औजार ढूंढने लगा। मेरे औजार कहां गए? काम करने आया है और अपने औजार भी नहीं संभाल सकता। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसी समय मोहनलाल जी आ गए। उन्होंने दूसरा औजारों का सेट अर्जुन को देते हुए कहा, काम पर ध्यान दो बेटा, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। रमेश चुपचाप खड़ा रह गया। दोपहर के समय एक अमीर ग्राहक दुकान में आया। उसने कहा, मेरे नए घर के लिए 10 कुर्सियां और 2 बड़ी मेजें चाहिए, लेकिन डिजाइन बिल्कुल अलग होनी चाहिए। मोहनलाल जी सोच में पड़ गए। इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, क्या तुम एक नई डिजाइन बना सकते हो? जी, मैं कोशिश करता हूं। वो तुरंत कागज और पेंसिल लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर डिजाइन बनाकर मोहनलाल जी को दिखाई। वाह, बिल्कुल यही चाहिए। ग्राहक ने भी डिजाइन देखी। अगर फर्नीचर ऐसा ही बना तो मैं पूरा ऑर्डर यहीं दूंगा। आप निराश नहीं होंगे। ग्राहक ने वहीं एडवांस पैसे दे दिए। दुकान में खुशी का माहौल था, लेकिन रमेश के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर अर्जुन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन मालिक का सबसे भरोसेमंद आदमी वही बन जाएगा। रमेश ने उसी समय अर्जुन के खिलाफ एक चाल चलने का फैसला कर लिया। अगले दिन से पूरे ऑर्डर पर काम शुरू हो गया। मोहनलाल जी ने सभी कारीगरों को काम बांट दिया। रमेश,
लकड़ी तैयार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मालिक। अर्जुन, तुम डिजाइन और जोड़ का काम संभालो। जी बाबा। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। दोपहर में मोहनलाल जी किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। मौका मिलते ही रमेश गोदाम में गया। उसने अच्छी लकड़ी की जगह कुछ टेढ़ी और कमजोर लकड़ियां रख दी। फिर वो मुस्कुराते हुए वापस आ गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने बिना ध्यान दिए उन्हीं लकड़ियों से काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक कुर्सी का पाया हिलने लगा। अरे ये कैसे? उसने दूसरी लकड़ी उठाई, वो भी अंदर से फटी हुई थी। तभी रमेश वहां आया। क्या हुआ अर्जुन, काम रुक क्यों गया? लकड़ी ठीक नहीं है, या फिर काम करने वाला ठीक नहीं है? इतने में मोहनलाल जी वापस आ गए। उन्होंने अधूरी कुर्सी देखी। क्या परेशानी है? अर्जुन ने लकड़ी उन्हें दिखाई। मोहनलाल जी ने ध्यान से देखा। ये लकड़ी तो खराब है, इसे किसने रखा? दुकान में सन्नाटा छा गया। रमेश ने तुरंत नजरें झुका ली। अर्जुन किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता था। शायद गलती से आ गई होगी बाबा। मोहनलाल जी ने अर्जुन की तरफ देखा। उन्हें महसूस हुआ, अर्जुन सिर्फ अच्छा कारीगर ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी है। शाम को काम पूरा होने के बाद मोहनलाल जी ने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। अर्जुन, तुम जानते थे कि गलती किसकी थी? जी, शायद समझ गया था। फिर तुमने नाम क्यों नहीं लिया? अगर बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाऊंगा तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। इसी ईमानदारी की वजह से मुझे तुम पर भरोसा है। उन्होंने दराज से एक छोटा लिफाफा निकाला। ये इस महीने की तुम्हारी तनख्वाह है और साथ में बोनस भी। बोनस? लेकिन मैंने तो अभी काम शुरू ही किया है। बोनस मेहनत का नहीं, भरोसे का है। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैं वादा करता हूं बाबा, आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। एक दिन यही ईमानदारी तुम्हें बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाएगी। बाहर खड़ा रमेश ये सब सुन रहा था। अब उसकी जलन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, अगर अर्जुन को नहीं रोका तो एक दिन पूरी दुकान उसी की हो जाएगी। कुछ दिन बाद दुकान में बहुत भीड़ थी। अर्जुन ग्राहकों को कुर्सियां दिखा रहा था। तभी बाहर से दो लोग दुकान के सामने आकर रुक गए। अर्जुन ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। वे उसके चाचा और चाची थी। दोनों शहर किसी काम से आए थे। उनकी नजर अचानक अर्जुन पर पड़ी। अरे ये तो अर्जुन है। दोनों तुरंत दुकान के अंदर आ गए। तो तू यहाँ छिपा बैठा है? मैं यहाँ काम करता हूँ। बिना बताए घर से भाग आया, जरा भी शर्म नहीं आई। तभी मोहनलाल जी बाहर आए। क्या बात है? ये लड़का हमारा है, इसे अभी हमारे साथ भेजिए। अर्जुन कोई सामान नहीं है, जहां रहना चाहे वहीं रहेगा। हमने इसे पाला है, इस पर हमारा हक है। अर्जुन ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया। आपने मुझे नहीं पाला, सिर्फ मुझसे काम करवाया है। दुकान में खड़े सभी लोग चुपचाप ये सब सुन रहे थे। चाचा गुस्से से अर्जुन को घूरने लगे। कृपया मेरा हाथ मत पकड़िए। चल घर, बहुत शहर घूम लिया। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत कहाँ से आ गई? जिस दिन आपने मेरी मेहनत की कमाई छीनना बंद नहीं किया, उसी दिन आपने मुझे खो दिया था। दुकान में खड़े ग्राहक भी ये सब देख रहे थे। अर्जुन अब यहाँ सम्मान के साथ काम करता है, इसे मजबूर करने की कोशिश मत कीजिए। चाचा ने चारों तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि अब कोई उनकी बात का साथ नहीं देगा। ठीक है, आज जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, एक दिन तुझे वापस आना ही पड़ेगा। दोनों गुस्से में वहां से चले गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली। मोहनलाल जी मुस्कुराए। आज तुमने डर पर जीत हासिल की है बेटा। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, ये मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी। उसके चाचा चाची अभी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अगले दिन सुबह दुकान खुली ही थी कि एक बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे। नमस्ते, क्या मोहनलाल जी हैं? जी कहिए।
मैं शहर के नए स्कूल की तरफ से आया हूँ। हमें 50 मजबूत कुर्सियां और 20 मेज चाहिए। ये सुनकर सभी कारीगर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं मिला था। मोहनलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काम समय पर हो जाएगा। ग्राहक के जाने के बाद उन्होंने सभी को बुलाया। दोस्तों, ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन, इस पूरे काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। रमेश तुरंत बोल पड़ा, मालिक, ये अभी नया है, इतना बड़ा काम कैसे संभालेगा? मुझे अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, विश्वास रखो। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे पता था अब ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, उसके भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगले ही दिन से सभी कारीगर काम में जुट गए। अर्जुन सबसे पहले दुकान पहुंचता और सबसे आखिर में घर लौटता। लेकिन इस बार वो अकेले काम नहीं कर रहा था। रामू भैया, आप मेज के पैर तैयार कर दीजिए। ठीक है। सुरेश जी, आप लकड़ी को अच्छी तरह घिस लीजिए। अभी करता हूं। वो हर किसी से सम्मान से बात करता। कोई गलती करता तो डांटने की बजाय समझाता। ये देखकर बाकी कारीगर भी खुश रहने लगे। दूर खड़ा रमेश ये सब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन सबसे लड़ाई करेगा, लेकिन उल्टा सभी लोग अर्जुन की मदद करने लगे। शाम को मोहनलाल जी पूरे काम का निरीक्षण करने आए। उन्होंने देखा कि आधा काम समय से पहले पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया। काम करने में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मालिक, अर्जुन सबको साथ लेकर चल रहा है। ऐसा साथी पहली बार मिला है। मोहनलाल जी मुस्कुरा दिए। रमेश चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसके मन में फिर वही बात चल रही थी। अगर अर्जुन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन ये दुकान उसी की हो जाएगी। और इसी सोच के साथ उसने एक और बड़ी चाल चलने का फैसला कर लिया। स्कूल का ऑर्डर पूरा होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। सारी कुर्सियां और मेज लगभग तैयार थीं। रात को दुकान बंद होने से पहले मोहनलाल जी ने कहा, कल आखिरी पॉलिश होगी, उसके बाद सामान भेज देंगे। जी बाबा, सब समय पर तैयार हो जाएगा। सभी कर्मचारी घर चले गए, लेकिन रमेश कुछ देर बाद चुपके से वापस दुकान में आया। उसने तैयार कुर्सियों के कुछ पेंच ढीले कर दिए। 2 मेजों के जोड़ भी थोड़ा खोल दिए। रमेश मुस्कुराया। कल जब ये टूटेंगी तो सारा दोष अर्जुन पर आएगा। अगली सुबह अर्जुन ने एक कुर्सी उठाई। जैसे ही उसने उसे रखा, एक पाया हिल गया। ये कैसे हो गया? उसने दूसरी कुर्सी देखी। उसमें भी वही समस्या थी। बाकी कर्मचारी भी घबरा गए। कल तक तो सब ठीक था। इसी समय मोहनलाल जी वहां पहुंचे। उन्होंने कुर्सियां देखीं। किसी ने इनके साथ छेड़छाड़ की है। दुकान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने तुरंत कहा, बाबा, चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर आज ही सब ठीक कर देंगे। उसने किसी का नाम नहीं लिया, बस काम में लग गया। दोस्तों, अगर हम सब साथ काम करेंगे तो शाम तक सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो काम शुरू करते हैं। सभी बिना रुके काम करने लगे। अर्जुन हर कुर्सी खुद जांच रहा था। जहां कमी मिलती उसे तुरंत ठीक कर देता। शाम होने तक पूरा ऑर्डर फिर से तैयार हो गया। उसी समय स्कूल के लोग सामान लेने आ गए। उन्होंने एक एक कुर्सी और मेज ध्यान से देखी। बहुत बढ़िया काम है। ऐसी मजबूत फिनिश की उम्मीद नहीं थी। अब से हमारे स्कूल का सारा फर्नीचर आप ही बनाएंगे। मोहनलाल जी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सबके सामने कहा, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अर्जुन को जाता है। सभी कर्मचारियों ने ताली बजाई। सिर्फ रमेश चुप खड़ा था। उसे समझ आ गया था, हर बार उसकी चाल अर्जुन की मेहनत के सामने हार जाती है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल का काम पूरा होने के बाद दुकान की पहचान पूरे शहर में होने लगी। हर दिन नए ग्राहक आने लगे।
एक दोपहर एक युवती अपनी माँ के साथ दुकान पर आई। उसका नाम नेहा था। नमस्ते, हमें डाइनिंग टेबल और 6 कुर्सियां चाहिए। जरूर बेटी। अर्जुन, इन्हें डिजाइन दिखाओ। आइए मैडम। अर्जुन ने अलग अलग डिजाइन दिखाए। नेहा हर डिजाइन ध्यान से देख रही थी। ये कुर्सियां किसने बनाई हैं? जी, मैंने। बहुत सुंदर काम है। धन्यवाद। अगर हो सके तो मेरे घर के हिसाब से थोड़ा अलग डिजाइन बना दीजिए। जरूर, जैसा आप चाहें। नेहा और उसकी माँ ऑर्डर देकर चली गईं। मोहनलाल जी मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए। देखा, अब लोग सिर्फ सामान नहीं, तुम्हारा काम ढूंढ कर आते हैं। ये सब आपकी वजह से है बाबा। उसी रात मोहनलाल जी को अचानक सीने में दर्द होने लगा। अर्जुन तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी उम्र ज्यादा है, इन्हें अब आराम की जरूरत है। अगले दिन मोहनलाल जी दुकान आए। उन्होंने अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। अर्जुन, अब दुकान की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। नहीं बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहता बेटा। उन्होंने दुकान की चाबियां अर्जुन के हाथ में रख दी। मैंने तुम्हें सिर्फ काम करते नहीं देखा, मैंने तुम्हें परिवार की तरह अपनाया है। अर्जुन की आंखें भर आईं। आप मेरे लिए पिता जैसे हैं। और तुम मेरे लिए बेटी जैसे हो। दोनों की आंखें नम थीं। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। अगले कुछ दिनों तक मोहनलाल जी दुकान नहीं आए। अर्जुन हर सुबह उनके घर जाता, दवा देता और फिर दुकान संभालता। एक दिन डॉक्टर फिर जांच करने आए। कुछ देर बाद वे बाहर निकले। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। अर्जुन घबरा कर आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे हैं? हमें अफसोस है, अब वे हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कमरे में गया। मोहनलाल जी शांत पड़े थे। अर्जुन उनके पास बैठ गया। बाबा, आपने कहा था कि हम मिलकर दुकान को शहर की सबसे अच्छी दुकान बनाएंगे। मैं अकेला कैसे करूंगा? कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ अपने मालिक को नहीं, अपने पिता समान इंसान को खो दिया था। अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद एक वकील दुकान पर पहुंचे। क्या अर्जुन यही है? जी, मैं ही हूं। वकील ने एक फाइल मेज पर रखी। मोहनलाल जी ने अपने जाने से पहले एक वसीयत तैयार करवाई थी। दुकान में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरी फर्नीचर की दुकान, कार्यशाला और ये घर मैं अर्जुन के नाम करता हूं। अर्जुन एकदम चौंक गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये उनका अपना फैसला था। फिर वकील ने एक लिफाफा अर्जुन को दिया। उसमें मोहनलाल जी का लिखा हुआ पत्र था। अर्जुन ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, प्रिय अर्जुन, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लो मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे अपने बेटे का सुख कभी नहीं मिला, लेकिन तुमने वो कमी पूरी कर दी। इस दुकान को हमेशा ईमानदारी से चलाना, कभी घमंड मत करना और जरूरतमंद की मदद जरूर करना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी मेहनत और नाम दोनों को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा मोहनलाल। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें भर आईं। बाबा, मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। उसे नहीं पता था, अब उसकी सफलता की खबर बहुत जल्द उसके लालची चाचा चाची तक भी पहुंचने वाली थी। मोहनलाल जी के जाने के बाद अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से दुकान संभालनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। ग्राहक अब नाम लेकर कहते थे, हमें अर्जुन जी के हाथ की बनी कुर्सियां चाहिए। एक दिन नेहा फिर अपनी माँ के साथ दुकान पर आई। नमस्ते अर्जुन जी। नमस्ते, आइए। आपकी डाइनिंग टेबल कैसी लगी? बहुत अच्छी, पूरे परिवार को पसंद आई। नेहा की माँ मुस्कुराई। बेटा, सिर्फ काम ही नहीं, तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ये सब मैंने मोहनलाल बाबा से सीखा है। धीरे धीरे नेहा और उसकी माँ दुकान पर आने लगी।
कभी नए डिजाइन की बात होती, कभी चाय पर बातचीत। एक दिन नेहा की माँ ने अर्जुन से कहा, बेटा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। हम चाहते हैं कि नेहा की शादी तुमसे हो। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने कभी अपने बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। अगर नेहा की भी यही इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नेहा मुस्कुराकर चुपचाप सिर झुका लेती है। कुछ महीनों बाद दोनों की सादगी से शादी हो जाती है। दुकान के सभी कर्मचारी और पूरे मोहल्ले के लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शादी के कुछ समय बाद अर्जुन की सफलता की खबर उसके गांव तक पहुंच गई। चाचा और चाची को पता चला कि अब अर्जुन एक बड़ी फर्नीचर की दुकान का मालिक है। दोनों तुरंत शहर पहुंच गए। दुकान के बाहर लगा बड़ा बोर्ड देखकर चाची की आंखें चमक उठी। देखो जी, कितनी बड़ी दुकान है। हम समझ आया, इतने पैसे कहाँ से आए। दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। अर्जुन ग्राहकों से बात कर रहा था। उसने चाचा चाची को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। अरे बेटा, हमें पहचान लिया? जी पहचान लिया। हम तो तुम्हें लेने आए हैं, आखिर हम ही तो तुम्हारे अपने हैं। तभी नेहा भी वहां आ गई। वो चुपचाप अर्जुन के पास खड़ी हो गई। अर्जुन समझ चुका था, आज फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सामने खड़ा है। चाचा ने दुकान के चारों तरफ नजर घुमाई। वाह अर्जुन, इतनी बड़ी दुकान, हमें तो तुम पर गर्व है। धन्यवाद। बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। आखिर परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। नेहा ने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अर्जुन ने धीरे से कहा, छोटी मोटी बातें? हाँ, अब पुरानी बातें याद करके क्या फायदा। जब मैं भूखा सोता था, क्या वो छोटी बात थी? वो सब मजबूरी थी। जब मेरी मेहनत की पूरी कमाई आप ले लेते थे, क्या वो भी मजबूरी थी? जब आपने मुझे पैसों के लिए दूसरे गांव भेजने का फैसला किया था, तब क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछा था? चाचा के पास कोई जवाब नहीं था। दुकान में खड़े कर्मचारी भी सब सुन रहे थे। आज मैं यहाँ अपनी मेहनत, बाबा के भरोसे और अच्छे लोगों की वजह से खड़ा हूँ, किसी के एहसान की वजह से नहीं। नेहा ने गर्व से अर्जुन की तरफ देखा। बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं। गांव में बहुत परेशानी है। सोचा था अब हम सब साथ रहेंगे। अर्जुन समझ गया कि उनकी असली नजर दुकान पर है। अगर आपको सच में मदद चाहिए तो मैं हर महीने खर्च भेज दूंगा। हमें पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? इस दुकान में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। आखिर तुम हमारे घर में पले बड़े हो। दुकान में सन्नाटा छा गया। नेहा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, घर वो होता है जहाँ प्यार और सम्मान मिले, जहाँ इंसान को बोझ समझा जाए। वो सिर्फ रहने की जगह होती है। मतलब तुम हमें कुछ नहीं दोगे? मैं इंसानियत के नाते मदद कर सकता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत और बाबा की अमानत किसी को नहीं दे सकता। चाचा और चाची एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, आज अर्जुन पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं रहा। चाचा ने आखिरी बार अर्जुन को मनाने की कोशिश की। अर्जुन, एक बार सोच ले, हम तेरे अपने हैं। अपने वो होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े हों। हमसे गलती हो गई थी बेटा। अगर उस समय मोहनलाल बाबा मेरा हाथ ना पकड़ते तो आज भी मैं किसी के लिए मजदूरी कर रहा होता। दुकान के सभी कर्मचारी चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। रमेश भी वहीं खड़ा था। वो आगे बढ़ा। मालिक, आज मुझे भी एक बात कहनी है। अर्जुन उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कई बार आपके खिलाफ चाल चली, खराब लकड़ी रखी, औजार छिपाए, लेकिन आपने कभी मेरा अपमान नहीं किया। गलती हर इंसान से होती है रमेश जी, उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। रमेश की आंखें भर आईं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन मुस्कुराया। हम सब मिलकर बाबा का सपना आगे बढ़ाएंगे। ये देखकर चाचा और चाची समझ गए कि जिस लड़के को वे कमजोर समझते थे, वो आज अपने संस्कारों से सबसे अमीर इंसान बन चुका था। दोनों बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। कुछ महीने बाद
मोहन फर्नीचर हाउस शहर की सबसे भरोसेमंद दुकानों में गिना जाने लगा। अर्जुन ने दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, मेहनत की कीमत हमेशा मिलती है। नेहा दुकान संभालने में उसका साथ देती थी। रमेश और बाकी कर्मचारी अब परिवार की तरह काम करते थे। हर महीने अर्जुन कुछ पैसे गांव के अनाथ बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद कारीगरों की मदद के लिए दान करता। एक दिन एक लड़का दुकान पर आया। भैया, मुझे भी लकड़ी का काम सीखना है। अर्जुन मुस्कुराया। सीखोगे तो जरूर, लेकिन पहले एक बात याद रखना। क्या? काम कभी छोटा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां किस्मत भी साथ देने लगती है। नेहा मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखने लगी। बाबा, आपका सपना आज भी जिंदा है। अर्जुन ने अपनी किस्मत पैसे से नहीं, अपने हुनर, ईमानदारी, मेहनत और स्वाभिमान से बदली। जो लोग उसे बोझ समझते थे, एक दिन वही उसकी सफलता देखते रह गए। सीख: जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मेहनत, ईमानदारी और सही फैसले साथ हों, तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।